जैसे सबको डर लगता है, मुझे भी मौत का डर था। 90 का दशक बहुत ख़राब दशक था। अपराधी बिल्कुल चरम पर थे, अपराध बिल्कुल चरम पे था। जी जो जी बाहुबली था वो गवाह मैनेज करता था। जिद करेगा तो मारा जाएगा। और जो कुछ मुझे सोसाइटी ने दिया, जो मान दिया, सम्मान दिया, नाम दिया, वो सब इसी वर्दी की वजह से दिया। सिस्टम में सबको संतुष्ट किया जाए ये तो संभव। तो चेंज तो हुआ है और इसी सिस्टम से हुआ है। जिसको हम बैठ के गाली देते हैं, इसी सिस्टम से हुआ है। सर, कानून कहा जाता है कि सबके लिए बराबर होता है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन साहब एक बात बताइए, क्या न्याय सभी को बराबर मिलता है? और उसी बीच में श्री प्रकाश शुक्ला जैसे एक बहुत बड़े बदमाश का जन्म हुआ। मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने उन्हें बुलाया और उन्हें ये बताया कि मेरे मारने की सुपारी दे दी गई है। राजनीतिक अपराधी हुआ करते थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेन शाही को उसने यहीं इंदिरानगर में मार दिया 31 मार्च 98। सैकड़ों गोलियां मारी, एकदम आतंक का पर्याय हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। और आज हमारे साथ में है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आईजीसी राजेश पांडे जी, एक ऐसे आईपीएस अधिकारी जो यूपी पुलिस के एसटीएफ और एंटी टेररिज्म स्क्वाड जैसे यूनिट्स के फाउंडर मेंबर हैं। 4 बार प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मेडल जैसे सम्मान ग्रहण कर चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद ये यूपीडा के नोडल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और साथ साथ लखनऊ के प्रसिद्ध अलीगंज हनुमान मंदिर के सचिव के रूप में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी इंस्पायरिंग जर्नी सिर्फ यूनिक एंगल पर। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे शो में सर। नमस्कार। सबसे पहले सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं और कहाँ व्यस्त रहते हैं सर? देखिए, रिटायरमेंट के बाद वैसे तो मेरा रीअपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट में। मैं यूपीडा वो संस्था है, यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, प्राधिकरण है। ओके सर। जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बनाती है। ओके सर। इस समय 4 एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश की यानी यूपीडा द्वारा संचालित चल रही हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और अभी 20 तारीख से 20 जून से शुरू हुई है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ओके सर। तो इन सभी एक्सप्रेसवेज पे जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, जैसे उनकी पेट्रोलिंग का है और एम्बुलेंस का है, एक्सीडेंट के समय में तुरंत जो पोस्ट एक्सीडेंट मैनेजमेंट का काम है, ये सब हमारा डिपार्टमेंट करता है। जिनमें 3 को मैं सुपरवाइज़, 4 को मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। बहुत ढेर सारे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 और एक्सप्रेसवेज स्वीकृत किए हैं, जिनका निर्माण, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिसंबर तक ऐसा लगता है शुरू हो जाएगा। ओके सर। इसके अलावा भी 4 और एक्सप्रेसवे नए आ रहे हैं, अगले 4-5 सालों में वो सब भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वैसे भी इसको एक्सप्रेसवे प्रदेश कहते हैं, सबसे अधिक एक्सप्रेसवेज हैं। जी सर। और भी एक्सप्रेसवेज आ जाएंगे, तो ये काम धीरे धीरे और बढ़ेगा। इसके अलावा मैं जब मैं नौकरी में था, जब मैं आईजी बरेली था, तब से मैंने क्राइम पर एक शो शुरू किया था। जी सर। जी सर। किस्सा गोई के नाम से। जी सर। जी सर। और ये उस समय शुरू किया था जब कोरोना अपनी पीक पे था। जैसे सबको डर लगता है, मुझे भी मौत का डर था। जिस हिसाब से लोग अगल बगल पड़ोस में लोग जा रहे थे, तो ऐसा लगा कि सारी इतने दिन की एकदम रिटायरमेंट के करीब, यानी 34 साल के पुलिस कैरियर का जो एक्सपीरियंस है, जी। उसको अगर शेयर नहीं करेंगे तो बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ होता है कि आपका क्या होना है। जी सर। लेकिन सब मेरे साथ ही चला जाएगा। जी सर। और इतना सरकार ने खर्च किया है जी सर। हम लोगों के ऊपर, जिन जिलों में रहे हैं उसमें गाड़ी है, घर है, और आने जाने का सब खर्चा है, टेलीफोन है, तमाम आदमी लगते हैं जी उसमें। सर। जी सर। तो वो सब मेरे साथ ही विदा हो जाएगा। तो ऐसा सोच के मैंने किस्सा गोई शुरू की अपनी पहली पोस्टिंग से, इनफैक्ट ट्रेनिंग से शुरू की। ओके सर। और फिर धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट आने लगा, लोग बहुत जुड़ते गए। जी सर। जी सर। तो अपनी पूरी जर्नी मैंने करीब 450-500 एपिसोड में पूरी कर दी। वेरी नाइस। लेकिन फिर भी लोगों को ये लगा कि नहीं, ये रहना चाहिए क्राइम के अवेयरनेस के लिए। जी सर। क्योंकि एक तो मैं इंसिडेंट बताया करता था, और इंसिडेंट के बाद में लास्ट में उसकी विवेचना भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। जी सर। जी सर। कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये बच सकता था, क्या इसको रोका जा सकता था, किसकी गलती थी। पुलिस ने अगर कोई गलती की है तो वो भी मैं उनको मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि पुलिस से इस जगह पे गलती हुई है। जी सर। और पुलिस की जो एक्चुअल, क्योंकि पब्लिक तो ये समझती है कि पुलिस पे मौज ही मौज है,
दूसरा, पुलिस बहुत ज़्यादती करती है, जो चाहती है वो करती है, लोगों को परेशान करती है, बेईमान हो गई है। तो इन्हीं क्राइम के इंसिडेंट्स के माध्यम से पुलिस ने किसी क्राइम को कैसे खोला, कैसे वहाँ तक पहुँची, जी सर, जी सुनने के बाद फिर लोगों को लगता नहीं भाई पुलिस काम भी करती है। काम भी करती तो एक परसेप्शन जो लोगों के दिमाग में है जी सर, जी। पुलिस के बारे में, उसको बदलने के लिए भी ये करता हूँ। उसके बाद अभी 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने, जो लखनऊ का सबसे पुराना मंदिर है, जी सर, अलीगंज हनुमान मंदिर जिसे कहते सर, हैं, जहाँ से बड़े मंगल का मेला शुरू होता है, जी सर, जी तो उस मंदिर का एक हाईकोर्ट ने ट्रस्ट बनाया। जी सर, उस ट्रस्ट में मुझे सचिव की जिम्मेदारी दी गई जी सर, और ट्रस्ट बड़ा रिच ट्रस्ट है। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बाकी जो ट्रस्टीज़ हैं बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। जी सर, तो वो जिम्मेदारी दी गई, तो अब पूरी एज ए यूनिट हम लोगों ने काम किया। जी सर, और अगर आप कभी गए हों या आपके श्रोता जो सुन रहे हैं कभी अलीगंज हनुमान मंदिर गए हों, तो उसका जो जीर्णोद्धार या उसमें आमूल चूल परिवर्तन जो हो सकता है, जो किया जा सकता है, उसको करा रहे हैं। उसमें बड़ा अंतर आया है। अब हमारा भक्तों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि पहले उसमें एंट्री का जो गेट था वो पूरा अतिक्रमित था, लोग आ नहीं सकते थे। तो उसमें नया गेट, एक बड़ा भव्य द्वार करीब 85 फीट चौड़ा और करीब 31 फीट ऊंचा पत्थर का नया बन रहा है। उसमें एक सरोवर था, उसको खुदवा के ठीक से उसे फिर से बीच में जो कुछ और अड़चनें थी उनको दूर किया गया। एक पारिजात का वृक्ष है उसमें, इस समय उसमें फ्लावरिंग हो रही है। पारिजात के वृक्ष का पुष्प अगर किसी को देखना है तो हमारे ही कैंपस में और कहीं नहीं है, और पुष्पित वृक्ष है जो आज भी 17 मई को पहला पुष्प उस पर निकला था, और आज भी प्रतिदिन रात में 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में उसके पुष्प खिलते हैं। एकदम दूधिया सफ़ेद खिलते हैं, और सवेरे जब उस पर पहली सूर्य की किरण पड़ती है तो वो स्वर्णिम हो जाते हैं, और 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वो मुरझा जाते हैं, और फिर 4-5 दिन बाद वो अपने आप पेड़ से नीचे आ जाते हैं। घास वहाँ लगवा दी गई है, परिक्रमा का एक मार्ग बना दिया गया है, जल चढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है। तो लिहाजा मतलब इसी सब में पूरा समय रात में लौट के आता हूँ, किस्सा कोई रिकॉर्ड करता हूँ, कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, देखता हूँ क्या कैसा है, अगले दिन के लिए क्राइम की नई स्टोरी ढूंढ के रखता हूँ। इसी सब में अपने आप को रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि 30 जून को मैं रिटायर हुआ था, और तब से आज तक अपने आप को इन्हीं कामों में बिजी रखता हूँ। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर आईपीएस बनना करोड़ों लोगों का सपना होता है, तो सर आपका ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए, बनना यानी चाहता हर आदमी है कि वो आईएएस बने या आईपीएस बने। सब जो भी समाज में लोग हैं, सपना देखना भी चाहिए, सबका अधिकार भी है, और ऊंचे सपने देखने चाहिए, हमेशा ऊंचे सपने, मेरा ये मानना है। बच्चों से भी मैं कहता हूँ, सपने ही देखना है, क्या खर्च होता है उसमें, तो ऊंचे सपने देखो। क्योंकि वो किसी ने कहा है, शायद कन्फ्यूशियस ने कहा है, मैं बहुत एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लो एम इज़ क्राइम, लो इज नॉट फेल्योर बट लो एम इज़ क्राइम। आपकी असफलता अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत नीचे देखते हैं, आप बहुत छोटा देखते हैं या छोटा सोचते हैं, वो अपराध है। आप खूब बड़ा सोचिए, और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो वो उसमें आपको कोई बुराई नहीं है, कोई अपराध नहीं है वो। लेकिन आप सोचते ही बहुत छोटा हैं, ये अपराध है। जी। तो सोचना चाहिए। ऐसे हर तमाम हजारों एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि हम आईएएस बने या हम आईपीएस बने, और अब तो इट इज़ ए मैटर ऑफ लक। आपके बहुत अच्छे नंबर हुए तो आप आईएएस हो जाएंगे, उससे थोड़ा कम हुए तो आईपीएस हो जाएंगे, उससे भी थोड़ा सा कम हुए आईआरएस हो जाएंगे। मैं स्टेट सर्विस के थ्रू गया था, पीसीएस मैंने 86 में क्वालिफाई किया था। तो मैं उसमें जिसे कहते हैं कि जिस योग्यता सूची में जहाँ फंसा, वहाँ मुझको डिप्टी एसपी मिला, पुलिस मिली। अगर 10 नंबर ज़्यादा होते तो एसडीएम होते, 10 नंबर कम होते तो एआरटीओ, उस समय 3rd ऑप्शन में चलता था, एआरटीओ होता। तो एक तो मेहनत है, सपना है, और भाग्य है कि किया आपने, और बिल्कुल सही किया, पहुंच भी गए। लेकिन 2-4 नंबर कम हुए तो आप पुलिस में फंसे, और ज़्यादा होते तो यही एग्जैक्टली ऑल इंडिया सर्विस में है। जो सूची में सबसे ऊपर हैं उनको आईएएस मिल जाता है,
इंडियन फॉरेन सर्विस मिल जाती है। जी जी। फिर जो 2 नंबर सेकंड उसमें आते हैं ऑप्शन में, उनको आईपीएस मिलता है। तो सपना सबका है। और फिर जब एक बार मैं डिप्टी एसपी हो गया तो मैंने शुरू के 2-3 साल तो पुलिस को समझने की कोशिश की कि एक्चुअली किस तरह की वर्किंग है, क्योंकि जैसे बाकी लोगों के मन में पुलिस के प्रति बहुत अच्छी भावना नहीं है, तो एज ए स्टूडेंट मेरे मन में भी नहीं थी। तो सबसे पहले जब शुरुआत की तो यही जानने की कोशिश की आखिर ये भावना पब्लिक में क्यों है, क्यों पुलिस को सब बेईमान कहते हैं, क्यों पुलिस को कहते हैं कि ये अत्याचारी है, क्यों किसी को भी सड़क पर खड़ा होके और गाड़ी का कागज़ मांगने पर थप्पड़ मार दिया जाता है, ऐसा क्यों है। तो पहले शुरू में उसको समझने, क्योंकि मैं जब एमएससी करने के बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया, मैं रिसर्च स्कॉलर था। मैं जेआरएफ था, एसआरएफ था, रिसर्च एसोसिएट था आईआरआई में। एनएफबीजी एक सेंटर है वहाँ पर, नेशनल फैसिलिटी फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, वहाँ था। और फिर उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज भी दिया, नहीं हुआ, इंटरव्यू तक गए, उसके बाद पीसीएस दिया, पीसीएस में हो गए। और मेरा सौभाग्य था कह लें, या घर वालों को और अपेक्षा रही होगी कि मैं एसडीएम होता, तो मैं पुलिस में आया। लेकिन आया तो फिर उसको ईमानदारी से उसे जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, कैसे आप लोगों की अपेक्षा पे खरे उतरते हैं, ये जानने की कोशिश की। और फिर धीरे धीरे ये जर्नी शुरू हुई। फिर 90 का दशक बहुत ख़राब दशक था अपराध के दृष्टिकोण से। जी। अपराधी बिल्कुल चरम पर थे, अपराध बिल्कुल चरम पे था। नए गैजेट्स आए नहीं थे, कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स नहीं थे, फॉरेंसिक्स पर विवेचना बेस्ड नहीं थी, सीडीआर उस समय, चूँकि मोबाइल नहीं थे, सीडीआर नहीं थे, सीसीटीवी नहीं थे, जीपीएस लोकेशन नहीं मिलती थी। तो जो कुछ था सब मैनुअल था, गवाहों पे आधारित था। जो बाहुबली था वो गवाह मैनेज करता था। जो उसके अगेंस्ट गवाही जिसको देनी है, अव्वल तो वो जाएगा नहीं गवाही देने, जिद करेगा तो मारा जाएगा। तो वो दौर था। और सारे बड़े अपराधी जो राजनीति में गए वो सब उसी दौर की उपज हैं, 90 की उपज है। तो खैर उसी दौर में हम लोग भी नौकरी में थे। और धीरे धीरे फिर एसटीएफ की ज़रूरत पड़ी। मैं लखनऊ में ही था, फिर एसटीएफ बनाई गई। कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं उसका सदस्य रहा। फिर उसके बाद कोर्ट्स में जब बहुत ब्लास्ट हुए यहाँ पर, और मैं एसटीएफ में ही था, तो एटीएस की ज़रूरत महसूस हुई, तो एटीएस का गठन हुआ। फिर ये 2 ही स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं यूपी पुलिस की, इन दोनों में मैं पूरा भरपूर, एसटीएफ में तो मैं 3 बार रहा, तीनों कार्यकाल अगर मिला लिए जाएं तो करीब 6.5 साल में रहा उसमें, और एटीएस में 4.5 साल रहा। तो खूब उनको एंजॉय किया, उसमें खूब भीतर रह के। मुझे कभी इस बात का मलाल नहीं रहा कि नहीं साहब मैं जिला पुलिस छोड़ के यहाँ क्यों आ गया और कैसे आ गया। और जो कुछ मुझे सोसाइटी ने दिया, जो मान दिया, सम्मान दिया, नाम दिया, वो सब इसी वर्दी की वजह से दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसके प्रति मैं ये हमेशा इस बात के लिए सचेत रहता था कि जिस वर्दी ने हमें सब कुछ दिया है उसका कहीं उसका अपमान नहीं होना चाहिए। लोगों की इस वर्दी से जो अपेक्षा है उस अपेक्षा पर मुझे खरे उतरना चाहिए, कोशिश तो करनी ही चाहिए। जी सर। तो इस तरह से ये हमारी जर्नी है। वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी सर। सर आज के यूथ के लिए आईपीएस सिर्फ एक पोस्ट है या एक जिम्मेदारी सर? देखिए, ये तो जो आज का यूथ है वो आपको ज़्यादा बता सकता है। हम लोग तो दूर से जो देख रहे हैं, जिम्मेदारी तो है ही है। बिना जिम्मेदारी के इन पदों पर, जैसे पुलिस अधीक्षक है, डीआईजी रेंज है, या आईजी है, या एडीजी है, या डीजी है, बिना जिम्मेदारी के आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जिम्मेदारी तो आपको निभानी पड़ेगी जो आपको दी गई है, और ख़ासकर वो जिम्मेदारी जो आपसे सोसाइटी अपेक्षा करती है कि आप जहाँ तैनात हैं वहाँ आपको निष्पक्ष दिखाई पड़ना चाहिए। आपके काम में निष्पक्षता होनी चाहिए। किसी भी काम में समाज में या लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने किसी का पक्ष लिया है। तो आप ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार दिखना भी होगा, आपको दिखाई पड़ना चाहिए। तो यंगस्टर्स को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और दूसरी बात, 1000 एग्जाम्पल हैं पुलिस में, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हमारे हैं जिनका बड़ा, प्रकाश सिंह साहब का तो आज भी जो आईएएस मतलब सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सर्विस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो पुलिस सुधार के लिए उनसे ज़्यादा किसी का नाम लिया नहीं जा सकता। जो पुलिस सुधार के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े,
अपना रिटायरमेंट के बाद पूरा समय उन्होंने इसी में कि पुलिस में सुधार हो। तो जो नए लोग आते हैं वो पुराने लोगों की तरफ भी देखें कि किसने क्या किया है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हुए जिन्होंने बहुत काम किया। प्रकाश सिंह साहब ने बिल्कुल, उनकी उपलब्धियां आप गिने तो दिन भर गिनते रहें। लेकिन अब नए जनरेशन को ये सोचना होगा, देखना होगा कि इन्होंने भी काम किया था, कैसे काम किया था। मैंने जिसके साथ काम किया, जिन अधिकारियों को, सबका अपना अपने अपनी फील्ड में बहुत नाम है। अरुण कुमार साहब बिल्कुल अनपैरेलल हैं। रजनीकांत मिश्रा साहब अनपैरेलल हैं। सुभेश कुमार सिंह साहब अभी उनका देहावसान हुआ है। ये सब लोग अपनी फील्ड के महारत हासिल लोग। ये जहाँ रहे इन्होंने छाप छोड़ी, जहाँ रहे उन्होंने काम किया, जहाँ रहे उनको आज भी लोग याद करते हैं। अरुण कुमार साहब रिटायर हो गए DG RPF हो गए, लेकिन गाजीपुर में जो मुख्तार अंसारी की कुर्की की थी, आप गाजीपुर में नई जनरेशन के बच्चों से अगर अरुण कुमार का नाम पूछेंगे तो लोग बताएंगे जी। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपके सामने हैं, आप उनसे भी कुछ सीखिए। तो ये सब लोग हैं अभी, कभी कभार उनसे भी बात कर लीजिए तो आपको आइडिया लगेगा पहले परेशानियों में पुलिस कैसे काम करती थी जब साधन नहीं थे। आज तो सारे साधन हैं। पहले सारी मुखबिरी बेस्ड पुलिसिंग होती थी। अब आज की तारीख में सर्विलांस बेस्ड पुलिसिंग है। आप देख लीजिए पिछले 2-3 सालों में जितने बड़े अपराध हुए हैं, अगर आप टीवी की या अखबार की न्यूज़ को फॉलो कर रहे हों तो उसमें 70% अपराध CCTV से खुल जाते हैं। राइट। आप किसी भी जो भी आप बड़े अपराध इस बीच में जो 1-2 साल में हुए हैं, अभी ये राजा सोनम का इतना हाइप हुआ, लेकिन जो उन लोगों की एक CCTV फुटेज मिली उस होटल के सामने जहां वो अपना जैकेट बदल रही है, वो बहुत बड़ा क्लू था, और बहुत बड़ा एविडेंस था। जी। इसके अलावा भी जितने भी आप देखेंगे सब 70% CCTV फुटेज से खुले। लेकिन 90 के दशक में CCTV फुटेज थे ही नहीं। CCTV ही नहीं थी, फुटेज कहाँ से आएंगे। इसी लखनऊ में मैं CO हजरतगंज था, महानगर में एक बहुत बड़े सोना व्यापारी की हत्या हो गई। कानपुर से वो आते थे यहाँ सैंपल देने के लिए, और जो सैंपल पास हो जाते थे वो कलेक्ट करने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए कानपुर से आए महानगर चौराहे पर, जहाँ बहुत ढेर सी ज्वेलरी की शॉप्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम वाली शॉप्स हैं। वहाँ उनके जो उनका मुंशी था या मुनीम था, उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकलने को ही थे कि 2 बदमाशों ने, मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उनके हाथ से वो सोना चांदी और कैश छीन लिया। पूरी लखनऊ की पुलिस इकट्ठा हो गई कि कहीं CCTV में दिखाई पड़ जाए। 98 की बात है ये, लेकिन 98 में एक भी CCTV कैमरा नहीं लगा था। कैमरे कुछ तो लगे हुए थे बड़ी ज्वेलरी शॉप में, लेकिन उन्होंने अपने जहाँ वो कैश गिनते हैं या देखते हैं वहाँ लगा रखे थे, उन पे नज़र रखने के लिए। बाहर की तरफ कोई कैमरा नहीं था और कोई क्लू CCTV से नहीं मिला। और आज की तारीख में ये संभव नहीं है कि मान लिया हो सकता है जिस जगह घटना हुई है वहाँ CCTV न लगी हो, लेकिन आने जाने के रास्ते जहाँ से आया होगा, जहाँ से गया होगा, थोड़ी सी मेहनत पुलिस कर लेती है और उसे गाड़ी का नंबर, आदमी की पहचान सब मिल जाता है। टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्प की है। अरे बहुत हेल्प की साहब, जरा सी हेल्प नहीं की है। पहले एक DNA मैचिंग कराने के लिए साल भर इंतज़ार करना पड़ता था। अब तो रेडीमेड किट्स हैं, सब जिलों में दी गई हैं कि आप तुरंत फौरी तौर पे अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं कि DNA मैच कर रहा है कि नहीं, DNA किट्स हैं, कर लीजिए, फिर FSL में भेज दीजिए तो आप डिटेल में जांच करके आपको भेज देंगे। तो बहुत फॉरेंसिक्स के डेवलपमेंट में बहुत काम हुआ और इन्वेस्टिगेशन अब फॉरेंसिक एविडेंस बेस्ड हो गई है। बहुत चेंजेस हुए पुलिस में और उसकी इफेक्टिविटी उसकी वजह से बढ़ी है। नाइस सर, नाइस। तो ये है कि पहले और अब में नई जनरेशन को देखना होगा। अगर वो देखेंगे तो ज़रूर जिम्मेदारी तो देखिए महसूस करनी पड़ेगी, और अगर जिम्मेदार नहीं रहेंगे तो हो सकता है 1-2 साल झटके में चल जाएं, उसके बाद नहीं चल पाएंगे। जिम्मेदारी तो महसूस करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। 1000 आँखें हैं आपको देखने के लिए, आपके काम को देखने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप 1000 आँखों से नहीं बच सकते हैं।
वेरी नाइस है, वेरी नाइस। सर आपकी बेटी ने भी यूपीएससी क्लियर किया है? जी किया है। हाँ, आपका बेटा प्रिपरेशन कर रहा है? जी किया तो है। सर आज के जो जनरेशन की प्रिपरेशन है और आपके टाइम की जो प्रिपरेशन थी सर, उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? बहुत डिफरेंस है। देखिए सिलेबस में ही बहुत डिफरेंस हो गया। अब जैसे पिछले 3 साल की प्रीलिम्स आप देख लीजिए, इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है यूपीएससी कि जो जिस साल में 17 बैच में IRS है मेरी बेटी, उस साल जो कट ऑफ गया था वो शायद 100 के ऊपर था, 110, 112, 14 के आसपास गया था। उसके बाद के सालों में फिर वो 97 गया, फिर उसके बाद 87 गया, अब वो 80 के आसपास आ गया। तो इसका मतलब पेपर टफनेस बहुत ज़्यादा टफनेस उसकी आ रही है। राइट। और हर साल वो बदल रहा है। तो आप जो सिर्फ पढ़ के, सिर्फ केवल रट के या पढ़ के से नहीं काम चलने वाला है। आपकी जो स्टडी वो स्मार्ट स्टडी होगी, क्योंकि जो सवाल अभी जैसे लास्ट ईयर जो पूछा गया प्रीलिम्स में, तो उन्होंने कहा साहब ये एक स्टेटमेंट है, उसके 4 एक्सप्लेनेशंस हैं, ऑप्शंस हैं। तो उसमें जो ऑप्शन आपको टिक करना है कि उनमें से 2 सही हैं। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 सही हैं, कोई 2 सही हैं, कोई 1 सही है, कोई 3 सही है, सारे सही हैं। तो उसके लिए आपको उन चारों को जानना ज़रूरी है। एक उसमें भी बच्चों ने और कोचिंग क्लासेस ने वो मेथड निकाला कि साहब वो 3 उसमें से नहीं हो सकती, इसलिए ये हो सकता है। तमाम तरीके निकाले। जो स्मार्ट बच्चे हैं, सब IITs के लड़के हैं, सब वो टेंडेंसी देखते हैं, PYQs कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के उसे अंदाज़ा लगाते हैं। तो वो सब ध्वस्त हो गया। इसीलिए मेरिट या कट ऑफ बार बार और नीचे आती जा रही है। पढ़ना तो होगा ही होगा। दूसरे पढ़ने वाले लड़के हैं, अब उनके पास 100 तरीके हो गए। अब तो ये AI से उस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेते हैं, चैट GPT से आंसर ढूंढ रहे हैं, उसको पेस्ट कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं और फिर उससे प्रिपेयर करते हैं। जो स्मार्ट हैं, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वाले हैं, और जो नहीं हैं, और ऐसा नहीं कि जो चैट GPT पे आंसर नहीं देखते उनका नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का कोई सहयोग नहीं लेते, लेकिन सेलेक्ट होते हैं। अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, गांव की बैकग्राउंड के हैं, पढ़ते हैं। आप अगर पूरी समग्रता में किसी चीज़ को समझेंगे तो सवाल कहाँ से आएगा? जी सर, जी सर। जहाँ से भी आएगा आप उसे सही करेंगे। जी सर। तो ये है, दोनों तरह के कॉम्बिनेशन है, लेकिन पहले से नेचुरली बहुत टफ हुआ है कंपटीशन। कोई भी कंपटीशन हो, कोई सर आपके टाइम पे प्रिपरेशन मतलब ये कैसे अपडेट रखते हैं? हाँ, देखिए प्रिपरेशन पहले ये था कि सब्जेक्ट, जैसे मेरा बॉटनी सब्जेक्ट था, सिविल सर्विस में जूलॉजी बॉटनी लिया करते थे। दोनों BSc में थे, बॉटनी MSc में था, किताबें उपलब्ध थीं, उनको ठीक से पढ़ लीजिए, पुराने नोट्स रिवाइज कर लीजिए और पिछले साल के सवाल देख लीजिए क्या टेंडेंसी है, तो इतने में काम चल जाता था। लेकिन अब इतने में काम नहीं चलता। हाँ, और डीप चाहिए होता है, और डीप नॉलेज चाहिए, बहुत डीप नॉलेज चाहिए। तो पहले में और अब में बहुत, जो हम लोगों के ज़माने में, हम लोगों का तो गुजरा ज़माना हो गया, अब तो उसको नए ज़माने से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। नया ज़माना है, सब ऑप्शनल एक हो गया है, प्रीलिम्स का पैटर्न बदल गया है, मेंस में जो इथिक्स का पेपर है वो बड़ा वेरी करता है। किसी किसी की इथिक्स की समझ बहुत अच्छी है, और मेंस में वो 120 नंबर तक, 125 नंबर तक पा रहा है। कोई अपने हिसाब से बहुत अच्छा करके आता है, लेकिन जो इथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो नहीं होते, तो वो बेचारे 80, 85, 60, 70 तक रुक जाते हैं, और एक पेपर की वजह से उनका पूरा टोटल स्कोर गड़बड़ हो जाता है। तो आपको चारों तरफ का ध्यान रखना होगा, सारे सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, रखते भी हैं, और तभी क्वालिफाई तो या फाइनल सिलेक्शन तो उतने ही बच्चों का हो रहा है। जी तो करते ही होंगे ये सब, तभी वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अप्रोच चेंज हुआ है, थोड़ा सा एनालिसिस चेंज हुई है, और थोड़ा सा ज्ञान भी बच्चों का बढ़ा है। हाँ, बढ़ा है। बच्चे पहले की अपेक्षा उनका जो चौतरफा ज्ञान है उसमें ज़रूर इजाफा हुआ है, वो ज़रूर थोड़ा सा बढ़ा है। इतना साधन है उनके पास। पहले तो क्लास करना ज़रूरी होता था, अब क्लास वास तो सब बैक पीछे चला गया है, सब ऑनलाइन कर रहे हैं। जी। सबके लेक्चर अवेलेबल हैं, सब आप मेहनत करिए तो आपको ऑनलाइन सब चीज़ें उपलब्ध हैं।
लास्ट ईयर में किसी बच्चे का देख रहा था जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था कि उसने पूरी पढ़ाई ही ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन की थी। हाँ, कहीं नहीं गया था वो। तो ये है, ये समय के साथ चीज़ें बदली, और जब बदली तो बच्चों को भी बदलना पड़ा। जी जी। और बदले और आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब इस बदलाव के शिकार ही हुए हैं। फ़ायदा भी हुआ है, बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। सर, अगर आपको अभी आज की जो न्यू जनरेशन है, जो बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, उनको आपको 3 मूल मंत्र देने हों कि ये करके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके, स्पेशली डिसिप्लिन साइड से, कि कैसे पढ़ना चाहिए आपको, या क्या क्या हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए इनका, जिससे उनका सहजता से मतलब थोड़ा आसान हो जाए उनके लिए इस जर्नी को क्रॉस करना। देखिए, सबसे पहला तो जो हमारे बच्चों ने जब देना शुरू किया, जैसे मेरी बेटी ने IIT BHU से पास आउट होने के तुरंत बाद दिल्ली चली गई और कोचिंग ज्वाइन की उसने। तो किसी टीचर ने ये सुझाया कि अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपकी जितनी भी जगह हैं सब जगह से ऑफ कर दीजिए। परफेक्ट। और ये मानना है कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन वो यही है। और यंगस्टर्स में मोबाइल के बिना काम न चलने की बात है तो सही भी है, लेकिन वो सब इंश्योर करा लेते हैं और कह देते हैं और पूछ लेते हैं कि आप व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, आप इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए, ये सब बंद कर दीजिए, सो दैट कि आप हर 2-4 मिनट पे अपने मैसेज के लिए मोबाइल को चेक ना करें। बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। तो एक तो आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, किसी के कहने से नहीं कि साहब आप बंद कर दीजिए। आप सब जितनी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं वो बंद कर दें। पहला तो ये है, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके। दूसरा, सिलेबस को अच्छी तरह समझ लें, बजाय इसके कि साहब फलां की किताब लक्ष्मीकांत की पढ़नी है तो शुरुआत से और अंत तक आपने पढ़नी शुरू कर दी। बहुत तमाम तरह का लिटरेचर बाज़ार में उपलब्ध है। तो एक तो सिलेबस को खूब समझ लें, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को खूब अच्छी तरह देख लें। अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स के, और मेंस दे रहे हैं तो मेंस के, खूब अच्छी तरह से देख लें, सो दैट कि आपके दिमाग में ये रहे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उसकी लिमिट है। यानी सिलेबस में उसकी लिमिट फिक्स है कि ये है। तो क्या तो 2 ये हो गया। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। 1-2 साल की बात है। और जो आप बच्चों की सक्सेस स्टोरीज अगर आप देखेंगे तो 90%। हाँ, अभी बच्ची है राजस्थान की, 22nd ईयर में उसने निकाला है। हाँ। 3 साल तक उसने मोबाइल छुआ नहीं था। हाँ, तो वो देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, इस समय आप नॉर्मल आदमी जो कंपटीशन नहीं भी दे रहा है, सामान्य व्यक्ति है, कोई व्यापार कर रहा है या किसी दूसरी चीज़ में है, आप देखिए ना, उसके लिए जो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है वो उसका मोबाइल फ़ोन है। जी सर। घड़ी घड़ी उसको खोलना और देखना। क्या देख रहा है ये वो जानेगा, पेरेंट्स नहीं जान पाएंगे क्या देख रहा है वो, लेकिन वो हर 2-4-6-10 मिनट 15 मिनट में मोबाइल को खोलना और देखना, और फिर कुछ एक्सपेक्ट करना या कुछ भेजने की कोशिश करना, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये। जी सर। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मोबाइल का यूज़ न करे, करना पड़ेगा। इससे मतलब एक बहुत बड़ा सहारा है। आप बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, बाहर कहीं रह के पढ़ रहे हैं, तो घर वालों से कम्युनिकेट करने के लिए भी ये है, लेकिन जो इसका यूज़ है उसको मिनिमल अपने स्वार्थ में या अपने लिए जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उतना रिस्ट्रिक्ट करें। तो एक तो ये है कि जितने सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन हैं वो, जैसे बच्चे उस बीच में टीवी बिल्कुल नहीं देखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई वाले लड़के हैं नहीं देखते हैं। किसी ने बता दिया कोई विशेष चीज़ देखनी है तो देख लिया। न्यूज़पेपर एक ज़रूर पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ने का बड़ा चलन है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने का बड़ा चलन है कि सुबह उठे। अब उसका भी शॉर्टकट भाई लोगों ने निकाल लिया है कि तमाम ऐसी साइट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट उसकी कटिंग से वो एक जगह कर देते हैं, एक समरी देते हैं, और फिर वो उसका टाइम फिक्स करते हैं कि साहब आपको 1.5 घंटे अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 45 मिनट में हम आपको सब दे देंगे। 500 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं। जी। तो हर चीज़ का व्यवसायीकरण हुआ है। इसका भी हुआ है कि आप नहीं पूरा, लेकिन हमारी राय ये है कि अगर अखबार को अच्छी तरह से उसका प्रिंट जो आता है उसको पढ़ा जाए तो उसकी भी आदत होनी चाहिए, हर चीज़ का शॉर्टकट। तीसरा या कह लें सबसे बड़ा जो इसका वो है कि सक्सेस का कभी शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी।
आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि नहीं साहब हम तो बस इधर से निकालेंगे उधर से निकालेंगे, सवाल निकालेंगे और स्मार्टली पढ़ेंगे और फिर हम डिटेल मतलब चाहिए वो चाहिए आपको अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, कि उससे इतर अगर कुछ पूछ लिया गया तो उस समझ से आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो समझ बढ़ाने के लिए तो आपको डिटेल उसका पढ़ना ही होगा। तो ये 4-6 चीज़ें बच्चे सब करते हैं। देखिए, ज्ञान देने के लिए कोई कहीं बैठ जाए, आपके माइक पे बैठ जाए तो ज्ञान असीमित ज्ञान दे सकता है। जी सर। लेकिन बच्चों के लिए वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो उनके लिए भी संभव हों, हमारे ज्ञान देने से नहीं होगा कुछ, जो उनके लिए संभव हो और जो वो खुद, इसीलिए जो सबसे बड़ी बात है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। आपको अपना समय निकालना होगा, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना होगा, किसी दूसरे के टाइम टेबल से नहीं, कि सुबह आप क्या पढ़ेंगे, दोपहर क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, किस समय खाएंगे, कितना सोएंगे, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप खुद करिए। बहुत से बच्चे हैं वो रात में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे हैं खाना वाना खा के 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे से पढ़ते हैं। तो ये उसकी अपनी समझ है, या वो जैसा पढ़ता आया है वैसा। कोई एक सेट क्राइटेरिया नहीं है, कोई एक सेट रूल नहीं है, कोई एक सेट वो नहीं है कि सब ऐसा करने से ही आप समझ में आएगा। सबका अपना अपना नॉर्मल है, सबका अपना अपना, जो आपका है वो आपका है। बस ये है, आपकी समझ बढ़नी चाहिए, आपको सिलेबस पूरा फॉलो करना चाहिए, आपको किस तरह से पूछा जाएगा इसकी जानकारी होनी चाहिए, और कितना, मतलब एक पिन पॉइंट सवाल में कितना दायरा कवर होता है, उस दायरे को जिस दिन आपने समझ लिया उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता वहाँ पहुँचने में जहाँ आपने सोचा है। परफेक्ट सर। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है जी। अगर आप 21 साल के होते तो क्या आप फिर भी IPS चुनते आप, या फिर जहाँ आप लिखने का शौक है तो कथाकार होते या लेखक होते कोई? देखिए, किसी भी बच्चे को, या जो भी ग्रेजुएशन उसने कर लिया है या पढ़ाई कर ली है और वो आगे जाने की सोच रहा है, अपना कैरियर चुनने की सोच रहा है, तो वो तो अच्छा ही सोचता है, और उसे अच्छा सोचना भी चाहिए। जी सर। मैंने भी अच्छा ही सोचा कि भाई मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, नहीं जा पाया, स्टेट सर्विस में आया, और जहाँ आया उसमें ही मन लगा के काम किया, उसी को समझा कि नहीं, ये हमारी डेस्टिनी है और हमें और कहीं इधर उधर नहीं देखना है। अपने आप को या अपने प्रोफेशन को गाली नहीं देनी है। अपने प्रोफेशन को जो मुझे मिला है उसको बिल्कुल ऐसे स्वीकार करना है कि जी हमारे लिए ही ये बना था। तो उस समय अगर मैं आज की तारीख में 21 साल होता मुझे, तो आज भी मैं वही करता, मेरे बच्चे भी वही कर रहे हैं, तो मैं भी वही करता। बहुत से लोग जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं कि वहाँ बच्चों में बहुत ओरिएंटेशन नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए। जी। सरकारी नौकरियों में कोई बहुत ज़्यादा उनका, गुजरात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो व्यापार में उनका इंटरेस्ट है कि हमें कैसे 2 साल में अपना टर्नओवर हमें 1000 करोड़ के आसपास पहुंचाना है, 500 करोड़, 200 करोड़, जिसका जो टारगेट है। जी सर। लेकिन अगर बच्चे में कुछ जैसे कंपटीशन की, खासकर उत्तर भारत में लगभग सब जगह अभी भी सरकारी नौकरी का क्रेज़ है सर। आज भी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, तो इधर अभी भी क्रेज़ है। और हर घर में बच्चे जब पढ़ाई लिखाई समाप्ति की तरफ होते हैं तो घर वाले कहना शुरू करते हैं कि जी सर तुम तैयारी शुरू करो। जी सर। तो वो क्रेज़ है, तो हम भी उसी का हिस्सा होते अगर 21 साल के होते, और हम भी वही कोशिश करते। बाकी हमारा मुकद्दर था कि मुकद्दर होता अगर हम 21 के होते कि हम कहाँ जाके मेरिट में कहाँ फंसते हैं। बहुत अच्छी मेरिट में फंसे तो IAS हो गए, नहीं सेकंड रैंक में मेरिट में आए तो ये मिला, और भी नीचे IRS मिलता, और भी ढेर सारी सर्विसेज। जैसा वो तो नियति है आपको कहाँ ले जाती है। मेहनत इतनी करनी है कि आप उस लिस्ट में भीतर रहें। सर अगला सवाल था कि जो एक आम नागरिक है वो बिना पावर में आए हुए भी समाज में क्या योगदान कर सकता है? देखिए, आप सक्सेस स्टोरीज अगर आप देखते हो कुछ अखबारों में, जैसे दैनिक जागरण में मैं देखता हूँ, किसी एक ग्राम प्रधान ने अपने गांव में, जो गांव सभा का सचिवालय होता है, उसमें सारी स्मार्ट चीज़ें लगा दी। उसके जो स्कूल हैं वो बिल्कुल जो उस गांव का जो सिटी का इलाका होगा उससे बढ़िया उसने स्कूल बनवा दिए। तो उस एक आदमी की
बदौलत है। वो प्रधान हुआ, ये ठीक है, बहुत सीमित प्रधान के पास अधिकार होते हैं, लेकिन उसने उपयोग किया उसका और कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो। जी जी जी। कि पूरे देश की मीडिया उसको कवर करने आती है कि इतने ही पैसे में आपने ऐसा कैसे कर दिया। कैसे कर सड़कें सब अच्छी बनवा दी, सब में लाइट लग गई, और उतने ही पैसे में दूसरे गांव में चलने को सड़क नहीं है। तो किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल प्रयास है। आप ये देख लें, बगल में जिला है बाराबंकी, यहाँ केले की खेती करने वाले, मिर्च की खेती करने वाले देश भर में मशहूर हैं। कोई उनके पास पावर नहीं, वो सामान्य किसान हैं, और जैसे कहते हैं ना कि वो लाखों लाख रुपए वो उतने ही खेत से मेहनत करके, स्मार्टली सोच के, नए गैजेट्स का इस्तेमाल करके, नई कृषि तकनीक का इस्तेमाल करके उतने ही खेत में वो पैदा कर रहे हैं। तो उनके पास कोई ऐसा नहीं, ना वो कोई अधिकारी हैं, ना कोई पॉलिटिकल पावर है, कुछ नहीं है उनके पास। अपनी मेहनत से और दिमाग लगा के वो कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब वो प्रधान भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, अधिकारी भी नहीं है किसी जगह, अगर वो चाहे और वो ठाने तो अच्छे बदलाव कर सकता भाई। है। एक व्यक्ति ने वहाँ बिहार में या झारखंड में जिसने सड़क बना दी खोद के, जिस पे फिल्म भी बनी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। पूरी पहाड़ी में से खोद के अकेले एक आदमी ने वो सड़क बना दी थी। जी, कितना नाम हुआ उनका। जी जी जी। तो वो इंडिविजुअल ही तो था, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था। जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की मूवी है वो। मूवी है वो। जी जी। तो जी। वो अकेला ही आदमी था ना। जी 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 जी। तो ऐसा नहीं कि कोई काम करने के लिए आपके किसी पद पर होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी सर, ऐसा आपको क्या लगता है कि जो हमारे समाज में कई सारे वर्ग हैं, तो सिस्टम से जो भरोसा होता है, वो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा वर्ग है इसका ऐसा लगता है कि जिसको कि सिस्टम से उसका भरोसा ही उठ गया कि यार ये मेरा सपोर्ट नहीं करता, या मैं मतलब मुझे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं इसकी? किस टाइप का वर्ग है सर वो? देखिए, सिस्टम में सबको संतुष्ट किया जाए ये तो संभव नहीं है। संभव नहीं है सबको संतुष्ट करने का। लेकिन अगर आप कहें कि विकास नहीं हुआ है तो वो भी गलत है। गलत है। हम लोगों के ज़माने में कैसे पढ़ते थे, कैसे, जैसे शहर के हमारे मोहल्ले में हम लोगों को पता था उस ज़माने में सिर्फ 2 मोटरसाइकिलें थीं, जिनके पास थी वो बड़े आदमी माने जाते थे। जी 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 जी। कार तो थी वहाँ कुछ लोगों के पास, लेकिन बाकी सबके पास साइकिलें थीं, मोटरसाइकिलें थीं। और आज ऐसा कोई घर नहीं जिसमें 3-4 मोटरसाइकिलें ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके पास एक 4 पहिया वाहन उस ज़माने में मारुति हुआ करती थी, उसको भी लोग जानते थे गांव में कि सब फलां के पास मारुति है। अब गिनती नहीं है कि एक एक परिवार के पास 5-5, 6-6 गाड़ियाँ हैं। तो आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी तभी तो आप, और बाइंग कैपेसिटी कैसे बढ़ी? आपने कुछ पैसा इकट्ठा किया, व्यवसाय से किया, किसी चीज़ से किया। तो चेंज तो हुआ है, और इसी सिस्टम से हुआ है। सिस्टम से हुआ है। जिसको हम बैठ के गाली देते हैं, इसी सिस्टम से हुआ है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। लखनऊ का ही लड़का है, स्पेस में है इस समय। जी 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 जी। है ना वो। जी जी जी। तो अपनी मेहनत से है, उसकी अपनी पढ़ाई से है। स्पेस साइंस में हम कहाँ जा रहे हैं उससे है, हम जाने कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो गाली देना किसी को तो देखिए बहुत आसान है, लेकिन गाली अगर आप दे रहे हैं तो ये भी देखें कि आपने क्या अचीव किया है। अचीव क्या किया हुआ? पहले वो देखिए। ठीक है, सिस्टम तो एक दिन में कभी किसी सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता, धीरे धीरे ही उसमें सुधार संभव है, और धीरे धीरे वो सुधर भी रहा है। बच्चों की पढ़ाई के स्टैंडर्ड देख लीजिए। एक ज़माना था कि 1-2 इंजीनियरिंग कॉलेज भी बड़ी मुश्किल से एक ज़िले में होते थे। अब देखिए सब इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, कितनी बड़ी संख्या में लड़के पढ़ के इंजीनियर्स भी हो रहे हैं, डॉक्टर्स। अब कोई ये कहे कि साहब हमने इंजीनियरिंग कर ली, मुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसे ये भी सोचना चाहिए कि अगर 60 के बैच ने इंजीनियरिंग की तो कितनों को नौकरी मिली? 2, 4, 6, 10 को नौकरी मिली, और कुछ ने तो एक्सेल कर दिया। हमारे ही सब बीच के लड़के वो इस समय सिलिकॉन वैली में हैं, सारे बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स के CEO हैं अमेरिका में। हमारे ही यहाँ के तो इसी सिस्टम के तो निकले हुए हैं। जी 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 जी। ऐसा नहीं है, हमारे ही सिस्टम से निकले हुए। तो कितने लोग, अब ठीक है थोड़ा सा पॉपुलेशन प्रेशर है, लेकिन शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। बच्चों की शिक्षा आप देख लीजिए कि अब जैसे
CBSE बोर्ड का, ICSE बोर्ड के रिज़ल्ट से आप जानिए। फिर नीट का और JEE के एग्ज़ाम से आप देखिए कि आप ही के मोहल्ले के कितने लड़के निकले, IITs में जाएंगे वो। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, सिस्टम ने ही इन सब बच्चों को निकाला है। ये सिस्टम की ही देन है, ये पढ़ाई लिखाई की ही देन है, सुविधाओं की देन है। ठीक है, उसमें कुछ अनफॉर्चुनेट है, नहीं पहुंच पाए। तो अगर ये आत्मावलोकन करें कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों नहीं वहाँ पहुँच पाए, या फला आदमी क्यों पहुँच गया, तो शायद उनको खुद को उसका उत्तर मिलेगा। और बैठ के सिस्टम को गाली देना है तो कोई भी कर सकता है। जी सर। तो आपको इसीलिए मैं कहता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करिए। आपसे जो अपेक्षित है, आपके परिवार जो अपेक्षा करता है, समाज वो जो अपेक्षित है वो करिए, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, कोई कारण नहीं है। सर, कानून कहा जाता है कि सबके लिए बराबर होता है। बिल्कुल बराबर है, लेकिन साहब एक बात बताइए, क्या न्याय सभी को बराबर मिलता है? मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए ये बात कह देना बड़ा आसान है। जी नहीं सर, मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी कि एविडेंस कम पड़ जाते हैं, या कुछ उस केस में न्याय भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए, अच्छा आप बताइए, उस जज की क्या गलती होगी? उसके सामने जो केस डायरी या जो जिस प्रकरण की के बारे में उसके सामने विचारण किया जाना है, उसमें कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं मिला आईओ को, सरकमस्टांशियल एविडेंस भी किसी आईओ को वहाँ नहीं मिला। जो पुलिस ने 2-4 गवाह बनाए भी वो जाके वहाँ होस्टाइल हो गए, यानी उन्होंने कह दिया साहब हमसे तो कोई मतलब नहीं, ज़बरदस्ती पुलिस ने ऐसा कर दिया। जी। उसमें कैसे न्याय करेगा वो जज? जी सर। आपके आपके पास जो कुछ होगा आप उसी पर तो बोलेंगे ना। फिर एक इसको कंट्राडिक्ट करने के लिए लोग कहते हैं कि साहब बड़ा वकील जो कर लेता है वो जीत जाता है या उसको न्याय मिल जाता है। जिसके पास पैसा नहीं है, वकील करने की ताकत नहीं है, वो बेचारा, उसको कभी न्याय नहीं मिलता। तो जो बड़ा वकील है वो कानून को अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, इसी बात का पैसा लेता है। जो नामचीन वकील हैं इस समय, जो एक पेशी या एक बार खड़े होने के 5 लाख रुपए लेते हैं, जी। तो वो उसी तरह से कानून को एक्सप्लेन करते हैं। और जो छोटा वकील है वो अपनी समझ से इस एक्सप्लेन करता है, या हो सकता है किसी के पास छोटा वकील करने की भी ताकत नहीं है। जी। तो फिर वही है कि फिर वो सिस्टम को गाली देगा कि सब बिके हुए हैं और देखिए मुझे न्याय नहीं मिला। लेकिन हर बार जुडिशरी की तरफ इंगित करना, ये हमें कभी, मतलब पूरे कैरियर में मैंने देखा कि ऐसा बहुत कम हुआ है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर हुआ है कि सब कुछ होने के बाद भी और उसमें सही डिसीजन ना हुआ हो। बहुत कम हुआ है ऐसा। आप उसके सामने चीज़ें तो ले आइए ना। कभी पुलिस वाले की गलती की वजह से वो चीज़ें कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती, कभी उसकी लापरवाही की वजह से नहीं पहुंच पाती, कभी उसके स्वार्थ की वजह से वहाँ नहीं पहुंच पाती। और जब अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है तो उस आदमी को जो पीड़ित है उसे ये कहने का पूरा हक है कि साहब मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो लेकिन जो उसमें एजेंसीज़ हैं इन्वॉल्व, उनकी भी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। जी सर। कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी कि इसको न्याय मिले, क्यों नहीं मिला, क्या कमी आपने की। कभी कभी कमी को कोर्ट भी इंगित करती है कि पुलिस ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, इसलिए इसको फलां को बरी किया जाता है। ओके। तो आप उनके सामने तक तो ले जाइए, कोर्ट में ले तो जाइए, कोर्ट में गवाह पहुंचे तो तब कोर्ट की गलती होगी। लेकिन हर बार कहना, खैर ठीक है, देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबर के राइट दिए हैं, किसी की जुबान पे ताला नहीं है। आप देख ही रहे हैं, जिसकी जो मर्जी है वो बोलता है, बोलेगा भी, आगे भी बोलेगा, पहले भी बोलता रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, समझने वाले को इसे अच्छे से समझना चाहिए, ये बात है। जी सर। सर, पेरेंटिंग पे एक थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए आपसे कि हमारे बच्चे जब अपना करियर चूज़ करते हैं तो उनको करियर चूज़ करने की फ्रीडम देनी चाहिए या करियर चूज़ करने में डायरेक्शन देनी चाहिए? देखिए ये बड़ा जैसे कहते हैं ना, बड़ा मौजूद सवाल है, आज की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आप पहले से इसको कंपेयर करें, जब आपके पास मोबाइल नहीं थे, गूगल नहीं था, इंटरनेट की स्पीड नहीं थी या इंटरनेट नहीं थे,
तो बच्चे की डिपेंडेंस अपने पेरेंट्स पे या अपने घर के उस बड़े बुजुर्ग पे रहती थी कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है जी या हमें कैसे आगे बढ़ना है। वो भी पेरेंट भी उसकी सीमित जानकारी हुआ करती थी, लोगों से पूछ के बताता कि भाई तुम मैथ्स लो, तुम बायोलॉजी लो। यहाँ से शुरुआत होती थी 8th पास होने के बाद से। उसके बाद फिर आसपास के दोस्तों से कभी कभी पेरेंट्स कहे थे भाई तुम्हारे दोस्त क्या ले रहे हैं, तो पता लगा कि नहीं वो तो इंजीनियरिंग ही करेगा, उसने तय कर लिया, भाई तुम भी कर लो। अब बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, अब इंटायरली डिफरेंट हो गई है। लड़के अपनी परफॉर्मेंस को गूगल पे डाल लेते हैं, या बहुत ढेर सारे ऐप्स हैं उस पर डाल देते हैं कि हमें आगे क्या लेना चाहिए। और मान लिया गूगल ने ये बता दिया कि आप बीकॉम करिए, तो गूगल के उस रिजल्ट पे जो हमारी जनरेशन है वो ज़्यादा यकीन करती है। पेरेंट का ये काम है कि बेटा ठीक है वो तुमने निकाल लिया है, बिल्कुल सही, लेकिन ये ऑप्शंस और हैं, इसको एक बार देख लो। वो पूछेगा क्यों, बच्चा बड़ा स्मार्ट है नई जनरेशन का, वो पूछेगा क्यों, गूगल ने तो ऐसा नहीं बताया मुझे, या फलां ऐप में मैंने अपनी सारी जानकारी डाली थी वो ये बता रहा है, तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों है। तो उसे आपको गाइड करना होगा, जो आप सामाजिक रूप से उससे बहुत सीनियर हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, उस तरह के बच्चों को देखा है, बच्चों को आगे बढ़ते हुए भी देखा है, बच्चों को के खराब कैरियर को भी देखा है, सब तरह के लोगों को देखा है, वो आपको बताना पड़ेगा। वहाँ आपकी गाइडेंस है। लेकिन अब जो नया बच्चा है वो इंडिपेंडेंट है सोचने के लिए, उसे आपके राय की बहुत ज़रूरत नहीं है। उसके पास सब कुछ है, उसके मोबाइल पे, उसके लैपटॉप पे, उसके नोटबुक पे सब कुछ है। तो ज़्यादातर बच्चे अब खुद ही तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। ये सही है कि पेरेंट्स को जब वो बच्चा डेवलप कर रहा हो और कैरियर ऑप्शंस तलाशने की तरफ बढ़ रहा हो, तो उसके पेरेंट्स को उसके सभी फील्ड के या सभी कैरियर के सभी जो रास्ते हैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स को बताना चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम जो मैं कह रहा हूँ वही करो, देखो भाई इसका ये फ़ायदा है। जैसे हम लोगों के ज़माने में कहते थे भाई अगर तुम MBBS करो या डॉक्टरी करो, दो ही चीज़ें मानी जाएं, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग। जी। एक सामान्य कॉमन पार्लेंस में ये कहा कि डॉक्टरी करो या इंजीनियरिंग, दोनों के फ़ायदे बताया करते। डॉक्टरी करोगे तो रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम्हारे अंदर काम करने की क्षमता है, रिटायरमेंट के बाद भी अपना क्लिनिक पे बैठे रहो, तुम्हें पैसा मिलता रहेगा। समझाने वाली बात है, आई डोंट नो ये कितना वो है, लेकिन कि और इंजीनियर रहोगे तब भी तुम्हारी काबिलियत काम देगी। रिटायर हो जाओगे उसके बाद भी तुम्हें सब सर्व सुविधा संपन्न हो जाओगे। सरकारी नौकरी में रहोगे तो ये फ़ायदा है, पेंशन मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये समझाने वाली बातें। जी। और प्राइवेट नौकरी को उस समय बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब पैकेज अच्छा माना जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे किसी भी उसका, कि अगर किसी का 30 लाख का पैकेज है तो बढ़िया है, 40 लाख का है तो और बढ़िया है। तो ये डिफरेंस आया है नए ज़माने के साथ। जी। तो सर आपने अपने बच्चों को ये प्रेरणा दी कभी, या उनको सुझाव दिया कि भैया आपको IPS या IAS की तैयारी करनी चाहिए, या जैसे बेटी आपकी ITBG? हमने बिल्कुल किया है भाई। हम तो जिस फील्ड से, जिस रास्ते से हम गुजरे थे, या हम गुजर के उस रास्ते से जहाँ हैं इस समय यहाँ तक पहुँचे, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। तो हमने भी अपने बच्चों को कहा, या बच्चों ने हमें ऐसा होते हुए देखा। जी। वो भी उसने ये चूज़ किया सिविल सर्विसेज का ही, और बेटा भी वही कर रहा है। जी सर। बेटे का भाग्य है वो कहाँ जाके अटक पाता है, प्योरली उसका भाग्य और मेहनत है। जी सर। इसमें हमारा कोई से नहीं है, वो उसका भाग्य है, उसकी जो मेहनत है वहाँ तक पहुँचेगा वो। सर आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ होगा कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, है ना, तो उस टाइम पे सर आप कैसे मैनेज करते थे? मतलब अपनी वर्दी को भी देखना है, अपने इमोशंस को भी देखना है, और वो सारी चीज़ें, मतलब एक अंदर से हसल तो रहता होगा, कैसे नहीं रहता है, हमेशा ऐसी चीज़ें आती हैं। देखिए जब आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, एक पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रही है, और आप प्रशासन में हैं, तो आप पर हर तरह का दबाव आना लाजमी है। आप उस दबाव को झेल पाते हैं
या नहीं झेल पाते हैं, ये आपकी कैपेसिटी है। आप उसके अच्छे और बुरी चीज़ों को देख लीजिए, झेल सकते हैं ठीक है, नहीं बहुत सी जगह हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जिला पुलिस में एसपी ही रहें या डीएसपी ही रहें या थाने के इंस्पेक्टर ही रहें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इससे हमारी बदनामी होगी या हम नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरी जगह चले जाइए। उसी सर्विस में सब बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं, क्यों आप जूझ रहे हैं वहीं पे? अपने आप अपनी बेइज्जती भी कराएं या मानसिक रूप से बहुत तनाव लें और किसी की बात मानने और न मानने के बीच आपका द्वंद्व चल रहा हो, तो जो सही है वो आप कर सकते हैं तो वो करिए, नहीं तो नमस्कार करिए कि साहब हमें दूसरी जगह भेज दीजिए। तो द्वंद्व तो आएंगे और ज़रूर आएंगे, सबको आते हैं, जो प्रशासन में है सबको इस तरह के जो दबाव हैं उसका सामना करना पड़ता है। और बहुत अच्छे ऑफिसर्स में हैं जिन्होंने उसका बड़ा सफलतापूर्वक सामना किया, बहुत से उदाहरण भी हैं और बहुत से ऐसे हैं कि वो नहीं झेल पाते हैं। एक खेमका जी आईएएस थे, रिटायर हुए हरियाणा या राजस्थान के, बताते हैं उनके 100 से ऊपर ट्रांसफ़र हुए, नहीं मानते थे किसी की बात। तो वो भी उदाहरण हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बहुत ही सक्सेसफुली टेन्योर ख़त्म हुआ और आज भी लोग उनको याद करते हैं उनके काम के लिए। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, तो एग्जाम्पल सब मौजूद हैं। और सिचुएशन ये आएगी, हर प्रशासनिक अधिकारी के सामने ये सिचुएशन आएगी ही आएगी, और समय के हिसाब से और प्रॉब्लम के हिसाब से उसे ही डील करना है। कैसे डील कर पाता है वो? जी सर सर, एक टाइम था जो आप काफ़ी जेलों से जुड़े हुए थे जी, डिफरेंट जेलों से जुड़े थे जी। आज आप एक मंदिर से जुड़े हुए हैं सर जी। तो ये जो जर्नी है सर, ये डिफरेंस है, कैसा लगता है आपको? देखिए, जेलों से एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन जिस सिस्टम में थे हम उसमें क्रिमिनल भी, क्राइम भी, जेल भी, प्रोसिक्यूशन भी, डिफेंस का लॉयर भी, सब चीज़ें, मतलब एक अलग दुनिया थी। उसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल कहीं कोई हमारे मन में जो ईश्वर के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, वो हमारे मन में है जी सर। हम वर्दी पहन के उसको बहुत शो ऑफ भी नहीं कर सकते। अनावश्यक रूप से इसका क्रिटिसिज्म होने लगता है, बहुत से लोग करते हैं जी। तो आपके मन में है तो रखिए। और रिटायरमेंट के बाद जब ये हमें ये दायित्व दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने दिया, तो हमें तो पूरा ही करना है। मन में हमारी श्रद्धा थी, पहले भी हमारे मन में श्रद्धा थी, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी। सभी हमारे यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, मेरी मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। प्रयागराज जिला अपने आप में ही धर्म नगरी है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और एक मौका मिला हमें कि सेवा करनी है मंदिर की, भक्तों की, और उसको ठीक करना है, अच्छा करना है, लोग वहाँ आएँ, ऐसा करना है। तो वो भी बिल्कुल मन लगा के हृदय से उसको करता हूँ मैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है सर। कोई एक ऐसी घटना बताइए जो अभी भी आपके दिल में कहीं ना कहीं दबी हुई है और मतलब बार बार आपको रह के याद आती है सर। नहीं, ऐसी घटनाएं तो बहुत सी हैं, ऐसा नहीं है कोई एक ही घटना हो। 34 साल की पुलिस कैरियर में जी सर बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। जैसे लखनऊ में 2 घटनाएं ऐसी हैं जो नहीं खुल पाई। हम लोगों से बड़ी कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन नहीं खुल पाई। एक हजरतगंज में 2 बहनें गूंगी बहरी रहती थी। ओके। एजिड थी वो, मतलब हमारे ख्याल से दोनों 50-55 के आसपास होंगी। और जैसे कॉल बेल कोई दबाए तो चूंकि सुन नहीं सकती तो घंटी सुनेंगे नहीं, तो उन लोगों ने बल्ब लगा रखे थे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्टडी किया कि कोई बाहर से आता है तो वो बल्ब जल जाता है, तो उनको पता लगता है कि बाहर कोई आया है। तो वो दरवाज़ा खोल देती थी। किसी को कहना हो, या उनकी जो मेड थी वो जहाँ रहती तो वहाँ उन्होंने एक पुश बटन वाला एक बल्ब लगा दिया था, छोटी सी घंटी भी लगा दी थी कि वो सुन ले। या उनको अगर अपनी मेड की बात सुननी है तो उसमें सिर्फ बल्ब से काम। इस तरह का एक ऐसा सिस्टम जो उसको फॉलो कर रही थी ज़माने से, और बिल्कुल ठीक से रह रही थी। अचानक एक दिन खबर आई कि दोनों की हत्या हो गई हजरतगंज में, और बहुत ढेर सारे एंगल्स उसमें तलाशे गए। लेकिन जब तक हम लोग रहे उसमें, इंस्पेक्टर भी बड़ा सीरियस था हम लोगों का। प्रॉपर्टी इशू लग तो रहा था कि प्रॉपर्टी इशू है कोई, लेकिन
उन लोगों की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं था। ओरिजिनल मूल रूप से वो कृष्णा नगर की बंगाली महिलाएं थीं, रह रही थी। उनके बारे में उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, इन दोनों बहनों की, लेकिन नहीं ढूंढ पाए हम लोग। अब आप सोचिए कि 2 ऐसी महिलाएं जो दिव्यांग हैं, लाचार हैं, अपनी व्यथा या अपना दर्द बता नहीं सकती हैं, दूसरे की व्यथा, दर्द या खुशी सुन नहीं सकती हैं, केवल देख के वो अंदाज़ लगाती रही हैं 50-55 सालों तक कि दुनिया में क्या बीत रहा है। अगर उनके साथ कुछ मान लिया कोई डिस्प्यूट भी रहा हो और वो किसी को समझाना चाह रही हों, एक दूसरे को तो समझ लेती थी वो, लेकिन वो बाहर के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी कि कोई तीसरा आदमी ये बता सके हम लोगों को कि इनके साथ ये दिक्कत थी। पुलिस ऐसे ही तो पहुंचती है जी सर, जी कि सर। कोई तीसरा आदमी बताए कि साहब इनकी प्रॉपर्टी पे किसी की नज़र थी, या कोई इनसे ज़मीन बेचने को कह रहा था, या मकान खरीदने को कह रहा था, या कोई इनको धमका रहा था। तो जब किसी से उन्होंने इस बात की या तो समझा नहीं पाई या बता नहीं पाई, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हाथ पैर पुलिस ने बहुत मारा लेकिन नहीं पता लगा। एक दूसरा इंसिडेंट और था, जब मैं सीयू महानगर था तब की बात है, या उसके थोड़ा बाद की बात है। एक बुज़ुर्ग माँ बाप अपने घर से गायब हो गए, खास महानगर की बात है, या मैं एसपी सिटी था शायद, और बड़ी कोशिश की गई, न वो बेचारे जिंदा मिले न मरे हुए मिले। मिले ही नहीं, आज तक नहीं मिले। तो ये कहना मतलब ये भी सोचना कि उनके साथ कोई अपराध हुआ, ये भी सोचना कि वो खुद कहीं चले गए और उनके साथ कोई हादसा हो गया, या ये सोचना कि कहीं उन्होंने आत्महत्या तो नहीं कर ली, हम कुछ नहीं कह सकते उस मामले में। महानगर के लोग इस बात को जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कहीं कहीं हर ज़िले में 1-2 चीज़ें ऐसी थी जिनका कभी कभी सोचते हैं तो अफसोस होता है कि थोड़ा ये ध्यान दे दिया होता, थोड़ा वो ध्यान दे दिया होता तो शायद पता लग जाता। कई एक घटनाएं हैं ऐसी, नहीं हो पाई। अब सर आपकी कुछ बुक्स हैं हमारे पास जी। एक ऑपरेशन बजूका है जी, फिर एक बैज एंड द बुलेट है जी, एक वर्चस्व है, और ये ऑब्वियसली उसका इंग्लिश वर्जन है। सर इन बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस किस टॉपिक पे हैं ये बुक्स और क्या मतलब इसमें कवर किया आपने। देखिए, एक तो जो वर्चस्व है वो जो 90 के दशक के हम लोगों के ऑपरेशन थे एसटीएफ के बनने वाले, ओके। कि एसटीएफ बनी तो क्यों बनी, क्या मैंडेट था, कैसे शुरू किया, कौन कौन लोग थे, उस समय की क्या परेशानियां थीं, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, नंबर को किसी अपराधी के नंबर को पैरेलल पे सुने जाने के लिए क्या करना पड़ता था। बहुत दिक्कतों से पुलिस उस समय जूझ रही थी। उसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल में कैसे सीडीआर देखना शुरू किया गया, और उसी बीच में श्री प्रकाश शुक्ला जैसे एक बहुत बड़े बदमाश का जन्म हुआ। कुछ उसने क्राइम किए जिसमें वो सक्सेसफुल हो गया, और जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी मार्केट बहुत हाई हो जाती है। आतंक हो गया चारों तरफ, और फिर आपने सुना होगा कि आतंक इतना हो गया कि ये बताया गया कि उसने कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे कि उनको मारने की सुपारी ले ली। तो मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी की बात तो बहुत सीरियस थी। लोगों ने कहा नहीं ऐसे ही है, ये झूठी बात है, ये गलत बात है, और इसमें उड़ाई हुई बात है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ ने उड़ा रखी, तो कुछ इस तरह की बात। हम लोग भी इसको यही समझते रहे कि ये चल गई अखबार में तो चल गई, जैसे होता नहीं, कुछ चीज़ें चल जाती हैं लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं। लेकिन अभी स्वर्गीय श्री अजय राज शर्मा साहब जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रहे, और जिस समय की ये समय जब डेवलपमेंट हुआ, यानी एसटीएफ की जब बन रही थी एसटीएफ, तो वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, और उन्हीं के निर्देशन पे एसटीएफ का गठन हुआ था, और ये सारे ऑपरेशन उन्हीं के समय के हैं। ठीक है। तो उन्होंने भी कभी खुल के इस बारे में किसी मीटिंग में या इंडोर बात कभी नहीं बताई कि साहब कल्याण सिंह जी वाली बात में कितना दम था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइटिंग द बुलेट। ये अजय राज शर्मा साहब की किताब है। उसमें उन्होंने खोल के बताया, उस पूरे घटना का जिक्र किया जब मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने उन्हें बुलाया और उन्हें ये बताया कि मेरे मारने की सुपारी दे दी गई है, जैसा उस किताब में उन्होंने लिखा है बाइटिंग द बुलेट में। और उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी ये हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की मुख्यमंत्री से
कि किसने आपके मारने की सुपारी दे दी, और ना उन्होंने बताया। और बस यही हुआ कि एक यूनिट बनाओ जो सिर्फ यही काम करेगी, सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला पे काम करेगी। तो कैसे एसटीएफ का गठन हुआ, इसका पूरा वृत्तांत उनके चश्मे से, यानी उनको कैसे बुलाया गया, हम लोगों को कैसे बुलाया गया, या हम लोग कैसे जुड़े, या हम लोगों ने कौन सा काम किया, या हम लोग उसमें कैसे आगे बढ़े, हमें कौन कौन सी तकलीफ़, कौन कौन सी दिक्कतें हुई, कैसे हम सक्सेसफुल हुए, ये हम बता सकते हैं। जी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनको क्यों बुलाया गया और क्या मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई, वो तो ऑथेंटिक वही बताएंगे। तब उस किताब में इसका पूरा जिक्र हुआ कि द देन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी ने ये कहा कि मेरे मारने की सुपारी। तब ये बात ऑथेंटिकेट हुई, अभी 2 साल पहले 3 साल पहले की किताब थी, तब वो ऑथेंटिकेट हुई कि नहीं, मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी। आज भी आप तमाम लोगों को देखेंगे, कोई कहता है साहब ये गप है, कोई कहता है ये साहब ऐसा। तो हम लोगों ने भी आधिकारिक रूप से कभी ये नहीं कहा, एसटीएफ ने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री को मारने की। लेकिन अजय राज शर्मा साहब अच्छा बहुत संजीदा आदमी थे, थॉरोली प्रोफेशनल पुलिस अफसर थे। वैसा प्रोफेशनल पुलिस अफसर उस रैंक में कि यूपी से निकल के दिल्ली गए और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हुए और बहुत लंबे समय तक हुए, डीजी बीएसएफ होकर रिटायर हुए। तो वो इस तरह की बातें, और यही नहीं बाकी भी चीज़ें उन्होंने, बाइटिंग द बुलेट, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उन्होंने काम किया उनकी तमाम बातें उन्होंने लिखी। कहीं कोई बात गलत, झूठ या ये कहने लायक नहीं है कि नहीं साहब ये तथ्यों पे आधारित नहीं कह रहे हैं, वो सब अकाट्य बातें लिखी हैं उसमें। तब ये जाके ऑफिशियली ये बात तय हुई कि नहीं, कल्याण सिंह जी को मारने की सुपारी ली गई थी। ये खैर उन्होंने भी नहीं बताया कि किसने ली थी। ये लिखा है कि मेरी हिम्मत नहीं थी, या चीफ मिनिस्टर से मैं कैसे पूछता, जब वो स्वयं कह रहा है कि मेरे मारने की सुपारी ली गई, तो आई हैव टू बिलीव इट। तो तब उससे ये क्लियर हुआ। तो वो उस अपराधी के बारे में आप सोच सकते हैं। यहीं इंदिरा नगर में उस समय के जो 2 सबसे बड़े राजनीतिक अपराधी हुआ करते थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेन शाही को उसने यहीं इंदिरा नगर में मार दिया 31 मार्च 98 को। सैकड़ों गोलियां मारी, बहुत से लोगों के बीच में मारी, तो एकदम आतंक का पर्याय हो गया था। उसके ऑपरेशन को कैसे सक्सेसफुली एसटीएफ ने कंक्लूड किया, ये किताब उस पे है। ये जो वर्चस्व है, वर्चस्व है, ये मैंने जो, इसमें वो पूरा वृत्तांत है, पूरा कि कैसे कैसे हुआ। लेकिन ये बाद में लिखी गई थी। पहले ऑपरेशन बजूका, ये है ऑपरेशन बजूका, ये जो लिखी गई थी। एक हमारे मित्र हैं जो हमारे को राइटर हैं, राकेश गोस्वामी जी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IIMC में। लेकिन उन्होंने नौकरी की शुरुआत यहीं लखनऊ से की थी। हिंदुस्तान टाइम्स में वो उस समय शुरू किया था, मैं यहीं CU हज़रतगंज था। और शिव प्रकाश के उस ऑपरेशन के समय वो यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक किताब लिखना चाहते हैं। तो उस समय मैं किस्सा गोई मैंने शुरू किया था, ये एपिसोड्स शिव प्रकाश वाले मैंने उसमें दिखाए थे या बताए थे। तो फिर उन्होंने इसको पॉइंट्स कैसे कैसे शुरू हो गए, आए हमारे पास बरेली, वहाँ रुके और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें सब बताई गई। तो उन्होंने इंग्लिश में ये किताब लिखी थी, लेकिन ये खूब चली थी। हिंदी में ये खूब चली। और ये जो तीसरी किताब है, ये बैज एंड बुलेट, ये मेमोयर्स हैं हमारे, जो उन्होंने राकेश गोस्वामी जी ने ये पूछा कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो लिखा उन्होंने इसको अच्छे से। तो ये चली, तीनों किताबें चली। और फिर हमारे प्रकाशक ने ये वर्चस्व की इंग्लिश वर्जन भी निकाली, ये भी पर्याप्त मात्रा में लोग सुन रहे हैं। पुराने जैसे वो कहते हैं ना कि वो 90 के दशक में पुलिस कितना बैकफुट पे थी, अपराधी किस तरह से सक्सेसफुल हो रहे थे, कैसे उनके खिलाफ कन्विक्शन नहीं हो रहा था, कैसे गवाह नहीं पहुंच रहे थे, इन सब चीज़ का जिक्र मैंने इसमें किया था। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। आपका आने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज सर, जो हमने डिस्कशन किया, एज अ पिता भी किया, एज अ पुलिस ऑफिसर भी किया, और एज अ भक्त भी किया, जो अभी आप कर सेवाएं दे रहे हैं जी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे सर, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि सर का यूट्यूब चैनल है, 1 लाख से ऊपर सर के सब्सक्राइबर भी हैं। और अगर आपकी सर की स्टोरीज़ को डिटेल में समझना है, जानना है, तो प्लीज़ उसका यूट्यूब चैनल विजिट करिए। सर तो कभी अपील नहीं करते, बट मैं अपील करूँगा उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो दिलचस्प जो कहानियाँ हैं वो आप तक टाइम पे पहुँचती रहेंगी।
सर के लिए अगर कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं सर तक उसको पहुंचा दूंगा और उनका जवाब भी आप तक पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद। थैंक यू।